हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मूवी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2016 में आई अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी द कॉन्जरिंग 2 को, जिसे द एनफील्ड केस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये मूवी लंदन के एनफील्ड टाउन में रहने वाली हॉजसन फैमिली के साथ घटी सच्ची पैरानॉर्मल घटनाओं पर आधारित है। मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने और IMDb पर इसे रेटिंग्स मिली हैं 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम चलते हैं मूवी की तरफ। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है 1976 में न्यूयॉर्क के एमिटीविले हाउस में, जहां पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन चर्च के लिए एमिटीविले हाउस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिसके दौरान लोरेन अपनी साइकिक एबिलिटीज़ की हेल्प से अतीत में जाकर ये जानने की कोशिश करती है कि उस रात इस घर में वाकई में क्या हुआ था। दोस्तों, आप में से जो भी एमिटीविले हाउस की स्टोरी नहीं जानते हैं, उनके लिए बता दूं कि एमिटीविले एक जगह है जो न्यूयॉर्क से करीब 30 मील दूर है। साल 1975 में वहाँ एक घर में रोनाल्डो डेफियो और उसकी फैमिली रहा करती थी। उसकी फैमिली में रोनाल्डो के पेरेंट्स, 2 भाई और 2 बहनें थी। एक रात रोनाल्डो डेफियो, जो उस समय महज 21 साल का था, उसने 935 मर्लिन राइफल से अपनी पूरी फैमिली को शूट कर दिया था, जिसमें उसका 9 साल का छोटा भाई भी था। और जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसने कहा कि यह सब उसने अपनी मर्जी से नहीं किया है, बल्कि उस घर में मौजूद शैतानी शक्ति ने उससे उसकी फैमिली का मर्डर करवाया है। सभी को लगा कि रोनाल्डो सज़ा से बचने के लिए झूठ बोल रहा है, पर सिर्फ 13 महीनों के बाद ही दोबारा कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को ये मानने के लिए मजबूर कर दिया कि शैतान का वजूद कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। खैर, अब अतीत में लोरेन देखती है कि कैसे उस रात रोनाल्डो को एक इविल स्पिरिट कमांड कर रही थी, जिसकी वजह से रोनाल्डो ने एक के बाद एक अपनी पूरी फैमिली को नींद में ही खत्म कर दिया। इसी बीच लोरेन को वहाँ पर एक बच्चे की स्पिरिट दिखाई देती है, जो लोरेन को देखते ही बेसमेंट की तरफ भागता है। अब लोरेन जब उसका पीछा करते हुए बेसमेंट में आती है तो अचानक उस बच्चे की स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है। फिर अचानक ही लोरेन को वहाँ पर खड़े कई बच्चों की स्पिरिट्स दिखाई देती हैं, जो लोरेन को बेसमेंट में रखे एक मिरर की तरफ इशारा करती हैं। लोरेन अब उस मिरर पर से कपड़ा हटा देती है। अब कपड़ा हटाते ही लोरेन को मिरर में अपने ठीक पीछे डीमन नन खड़ी दिखाई देती है। अब वो डीमन नन लोरेन को एक विज़न दिखाती है, जहाँ एड की मौत एक लकड़ी के नुकीले लॉक से होती दिखाई देती है। लोरेन अब घबरा जाती है और प्रेजेंट में वापस लौट आती है और पास बैठे एड को जोर से हक कर लेती है और एड से कहती है कि उसने नर को बहुत करीब से महसूस किया है। अब सीन शिफ्ट होता है इंग्लैंड के एनफील्ड में। बात है 1977 की, जहां एनफील्ड के एक घर में पेगी हॉजसन अपने 4 बच्चों के साथ रहती है, जिनका नाम मार्गरेट, जेनेट, बिली और जॉनी है। पेगी अपने चारों बच्चों को अकेले ही पालती है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते उसको छोड़ दिया है। पिछले कुछ महीनों से उसने अपने बच्चों के लिए चाइल्ड मेंटेनेंस एलिमनी के तौर पर दिया जाने वाला खर्च भी देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से पेगी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी और फ़ोन पर लॉयर से झगड़ा कर रही थी। तभी उसके बच्चे घर आ जाते हैं, इसलिए वो फ़ोन रख देती है और जेनेट को स्कूल में सिगरेट पीने के लिए डांटती है, क्योंकि उसकी प्रिंसिपल ने पेगी को जेनेट की शिकायत कर दी थी। पर जेनेट पेगी से कहती है कि उसने सिगरेट नहीं पी, सिर्फ पकड़ी थी। अब रात हो जाती है और जेनेट अपने बेड पर एक ओइजा बोर्ड पर स्पिरिट बुलाने की कोशिश करती है। तभी उसकी बहन मार्गरेट वहाँ आ जाती है और वो भी जेनेट के साथ ओइजा बोर्ड पर स्पिरिट बुलाने की कोशिश करती है, पर वहाँ कोई स्पिरिट नहीं आती। अब सभी सो जाते हैं। अब रात में 1:04 पर जेनेट की आंख खुलती है तो खुद को ग्राउंड फ्लोर के लिविंग रूम में पाकर वो घबरा जाती है। दूसरी तरफ रूम में कोई डोर को जोर जोर से नॉक करता है, जिससे मार्गरेट की नींद खुल जाती है और सामने के बेड पर जेनेट को न पाकर वो समझती है कि जेनेट ही डोर नॉक कर रही है। अब वो डोर खोलती है पर बाहर कोई नहीं था। तभी अचानक जेनेट वहाँ जाती है। मार्गरेट जेनेट से कहती है कि वो इतनी जोर से डोर को नॉक क्यों कर रही थी, जिस पर जेनेट कहती है कि उसने डोर नॉक नहीं किया। अब दोनों सो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ वॉरेंस को एक रियलिटी शो में गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। उसी शो में एक गेस्ट को और बुलाया जाता है जो पेशे से साइंटिस्ट था, और वो वॉरेंस के बारे में भला बुरा कहता है। वो कहता है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती और वॉरेंस सिर्फ फेम के लिए दिखावा करते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। एड को उसकी इस बात पर गुस्सा आ जाता है, पर लोरेन के रोकने पर वो रुक जाता है। अब दूसरी तरफ शाम को जेनेट और बिली एक क्रूक टॉय से खेल रहे थे, जहाँ जेनेट बिली को स्टैमरिंग में हेल्प करके साफ बोलने की प्रैक्टिस करा रही थी। ये देखकर पेगी काफ़ी खुश होती है। अब रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं। रात में बिली को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए नीचे किचन में जाता है, जहाँ किचन की विंडो से वो देखता है कि बाहर लॉन में पड़ा झूला ऐसे हिल रहा है कि मानो उस पर कोई बैठा हो।
इधर कमरे में जेनेट बेड के एक कोने में बैठकर किसी से नींद में बातें किए जा रही थी, जिसकी वजह से मार्गरेट की नींद खुल जाती है। मार्गरेट देखती है कि जेनेट 2 आवाज़ों में बातें कर रही है। अब मार्गरेट जेनेट को सुलाने की कोशिश करती है और उसे लिटा देती है और खुद भी सोने की कोशिश करती है। तभी अचानक जेनेट उसके पेट के पास आ जाती है और नींद में ही बड़बड़ाने लगती है कि बिली को छोड़ दो, बिली से दूर रहो और उसकी फैमिली को अकेला छोड़ दो। अब मार्गरेट गुस्से में जेनेट को शांत होने के लिए कहती है और कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं है। तभी अचानक मार्गरेट को अपने पीछे से किसी के ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ आती है। अब मार्गरेट घबरा जाती है और वो लाइट्स को ऑन कर देती है, पर वहाँ पर कोई नहीं था। इधर बिली पानी पीकर अपने रूम में जा रहा था। तभी अचानक उसके पैरों से रास्ते में पड़ी टॉय बस टकरा जाती है, जिसे वो पैर मारकर अपने मिनी टेंट में धकेल लेता है और अपने बेड पर सोने के लिए बैठ जाता है। तभी वो टॉय बस अपने आप टेंट से बाहर निकल आती है। बिली अब दोबारा उस टॉय को टेंट में अंदर धकेल लेता है, लेकिन एक बार फिर से टॉय बस टेंट से बाहर जाती है। अब बिली डर जाता है और अपनी मॉम के रूम की तरफ भागता है और कहता है कि उसके टेंट में कोई है। पेगी अब आकर उसके टेंट को चेक करती है, पर टेंट में कोई नहीं था। इसी दौरान पेगी को लिविंग रूम में एक आवाज़ सुनाई देती है। पेगी अब लिविंग रूम में जाकर देखती है कि जेनेट लिविंग रूम में पड़े पुराने सोफे पर सो रही थी और नींद में ही कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। अब जगाने पर जेनेट कहती है कि वो शायद स्लीप वॉक करती हुई यहाँ पर आ गई थी। पेगी अब जेनेट को उसके रूम की तरफ ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, तो वो देखती है कि जेनेट को तेज़ बुखार था। इसलिए पेगी जेनेट से कहती है कि वो कल स्कूल नहीं जाएगी और घर में रहकर ही रेस्ट करेगी। अब अगले दिन जेनेट घर में अकेली थी और लिविंग रूम में टीवी देख रही थी। तभी अचानक टीवी में अपने आप चैनल्स चेंज होने लगते हैं। अब जेनेट रिमोट को उठाकर अपनी पसंद का चैनल लगाकर रिमोट को अपने पास में ही रख देती है, पर कुछ ही देर में चैनल फिर से चेंज होने लगते हैं। अब जेनेट रिमोट उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, पर रिमोट अपनी जगह पर नहीं था। तभी फ़ोन बजता है। जेनेट फ़ोन उठाती है तो फ़ोन पेगी का था। वो जेनेट से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। बात करते करते जेनेट की नज़र कोने में पड़े पुराने सोफे पर पड़ती है, जिस पर रिमोट पड़ा हुआ था। जेनेट एक पल के लिए घबरा जाती है, पर रिमोट को सोफे पर से उठा लेती है और वापस चैनल चेंज करती है। अब कुछ ही मिनटों में टीवी सिग्नल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। जेनेट अब सिग्नल फिक्स करने के लिए टीवी पर लगा हुआ एंटीना शिफ्ट कर रही थी। तभी टीवी ऑफ हो जाता है। अब ऑफ टीवी की स्क्रीन में जेनेट देखती है कि एक बूढ़ा इंसान हाथ में रिमोट लिए उसी पुराने सोफे पर बैठा था, पर सीधा देखने पर जेनेट को वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता है और जेनेट हवा में उड़ता हुआ रिमोट नीचे गिरते हुए देखती है। जेनेट अब बुरी तरीके से घबरा जाती है। तभी हम देख पाते हैं कि एक बूढ़े इंसान की स्पिरिट जेनेट के कान के पास आकर चीखती है और कहती है कि ये उसका घर है, इसलिए वो यहाँ से फौरन निकल जाए। जेनेट अब बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और सीन शिफ्ट हो जाता है वॉरेंस के घर में, जहाँ पर एड पेंटिंग कर रहा था। तभी लोरेन वहाँ जाती है और एड से कहती है कि आज वो बहुत जल्दी उठ गया, जिस पर एड कहता है कि उसे रात में अजीब अजीब से ख्वाब आ रहे थे, इसलिए वो आज ठीक से सो नहीं पाया। इसीलिए वो उस चीज़ को कैनवस पर उतारने की कोशिश कर रहा है जिसे उसने अपने ख्वाब में देखा था। अब लोरेन कैनवस की तरफ देखती है और अचानक से लोरेन काफ़ी घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। एड अब लोरेन के पीछे दूसरे रूम में आता है और उससे परेशानी का कारण पूछता है, जिस पर लोरेन कहती है कि कुछ समय तक हम किसी पैरानॉर्मल केस को नहीं लेंगे। दोस्तों, यहाँ लोरेन की परेशानी का सबब एड की पेंटिंग थी, जिसमें एड ने उसी नन का स्केच बनाया था जिसको लोरेन ने शुरू में एमिटीविले हाउस में देखा था और जिसने लोरेन को एड की मौत का विजन दिखाया था। अब सीन शिफ्ट होता है एनफील्ड हाउस में, जहाँ आज जेनेट अपने हाथ को बेड से एक रस्सी की मदद से बांध लेती है, जिससे वो स्लीप वॉक करती हुई कहीं निकल न जाए। अब आधी रात में जेनेट अपने बेड से नीचे गिर जाती है और नींद में ही अपने हाथ में लगी रस्सी को खोल देती है और स्लीप वॉक करती हुई लिविंग रूम में आ जाती है और वो देखती है कि सोफ़ा रॉकिंग चेयर की तरह हिल रहा था। जेनेट अब घबरा कर अपने रूम में वापस आ जाती है और रूम बंद कर लेती है और अपने हाथ में टॉर्च को लेकर चादर ओढ़कर सोने का दिखावा करती है। तभी वो सुनती है कि किसी ने डोर खोला है और जेनेट को किसी के कदमों की आहट उसके रूम में सुनाई देती है। कदमों की आहट कुछ यूं थी जैसे कि कोई जेनेट के बेड के पास आ रहा हो। अचानक कोई अदृश्य चीज़ उसके शोल्डर पर बाइट कर लेती है और जेनेट दर्द से चीख उठती है और उसकी चीख से मार्गरेट की नींद खुल जाती है। अब मार्गरेट कुछ समझ पाती तभी जेनेट और मार्गरेट के बेड तेजी से हिलने लगते हैं और दोनों की चीख सुनकर पेगी वहां जाती है। अब मार्गरेट और जेनेट की बेड के हिलने की बातों को सुनकर वो बेड के नीचे चेक करती है, जहां उसे ओइजा बोर्ड मिलता है, जिस पर जेनेट शुरुआत में स्पिरिट बुलाने की कोशिश कर रही थी। अब पेगी उन दोनों पर बहुत गुस्सा करती है और उनकी कोई बात नहीं सुनती।
तभी अचानक रूम में रखा ड्रेसिंग टेबल अपने आप खिसक कर डोर को बंद कर देता है। अब बच्चों के साथ साथ पेगी भी घबरा जाती है और अपने बच्चों को लेकर नेबर के यहाँ आ जाती है। पेगी अब अपने नेबर को पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर पेगी की फ्रेंड का हस्बैंड पुलिस को बुलाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये किसी की शरारत हो सकती है। अब पुलिस जब एनफील्ड हाउस को चेक करने के लिए आती है तो उन्हें घर की दीवारों के अंदर से अजीब सा शोर सुनाई देता है, जिसे चेक करने के लिए लेडी पुलिस एक चेयर मंगवाती है। अब वो चेयर पर खड़ी होकर दीवार में कान लगाकर शोर को सुनने की कोशिश करती है, पर तभी शोर बंद हो जाता है और वो चेयर से नीचे उतरकर पेगी और उसके नेबर से कहती है कि ये कोई चूहा हो सकता है। तभी अचानक वो चेयर जिस पर वो कुछ देर पहले खड़ी थी अपने आप वहाँ से खिसकते हुए डाइनिंग टेबल के पास चली आती है। ये देखकर पुलिस वाले भी घबरा जाते हैं और घर से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर लेडी पुलिस पेगी से कहती है कि ये उनके बस की बात नहीं है, बस वो उनकी इतनी मदद कर सकती है कि वो इस घर में होने वाली घटनाओं की विटनेस बन सकती है। पर वो चर्च में कुछ ऐसे लोगों को जानती है जो पेगी की मदद कर सकते हैं। सीन दोबारा शिफ्ट होता है वॉरेंस के घर में, जहाँ लोरेन अपनी बेटी जूडी के साथ बैठकर बाइबल पढ़ रही थी। लोरेन रीडिंग में इतना खो जाती है कि जूडी को वहाँ से जाता नहीं देख पाती। अब वो जूडी को ढूंढती हुई लॉबी में आती है तो जूडी एक तरफ इशारा करके लोरेन से पूछती है कि वो कौन है। लोरेन को अब दोबारा वो डीमन नन दिखाई देती है। लोरेन जूडी को वापस कमरे में जाने के लिए कहती है और नन का पीछा करती है। तभी अचानक नन लोरेन पर हमला कर देती है और लोरेन उससे उसका नाम पूछती है और पूछती है कि वो आखिर चाहती क्या है, जिस पर नन दोबारा लोरेन को एड की मौत का विजन दिखाती है। इधर हम देख पाते हैं कि असल में लोरेन अब अपनी बेटी के साथ लिविंग रूम में बैठी थी और ये उसका विजन था। तभी लोरेन विजन में ही कुछ सुनकर बाइबल पर लिखने लगती है। लिखते वक्त वो इतना डरी हुई थी कि उसके लिखने से बाइबल के पेज फट जाते हैं। पास बैठी जूडी अब घबरा जाती है और लोरेन को विजन से बाहर लेकर आती है। दूसरी तरफ पेगी को केंट नाम का एक इंसान अपनी रियलिटी शो पर उसकी स्टोरी दिखाने के लिए अप्रोच करता है, जिस पर पेगी मना कर देती है, पर इसी बहाने मदद मिलने की आशा में वो मान जाती है। अब इंटरव्यू के दौरान जब कंसल्टेंट मॉरिस उस कमरे में मौजूद स्पिरिट से संपर्क करने की कोशिश करता है, तभी जेनेट की आवाज किसी बूढ़े इंसान की आवाज में तब्दील हो जाती है। उस बूढ़े इंसान का नाम बिली है और ये उसी का घर था, पर अकेलेपन में वो इतना बीमार हो गया कि देखते ही देखते उसे ब्रेन हेमरेज हो गया और उसी घर के लिविंग रूम में कोने में रखे हुए पुराने सोफे पर उसकी मौत हो गई। अब जेनेट के शरीर में मौजूद बिली की स्पिरिट बताती है कि उसे हॉस्टन फैमिली की चीखें सुनकर बहुत खुशी होती है। ये सब सुनकर वो भी एक छोटी बच्ची के मुंह से शो का प्रोड्यूसर केंट और कंसल्टेंट मॉरिस हैरान हो जाते हैं, पर उनकी टीम में मौजूद साइकोलॉजिस्ट अनीता कहती है कि जेनेट नाटक कर रही है। उसी रात पेगी और उसके चारों बच्चे नेबर के यहाँ सो जाते हैं। तभी जेनेट के ऊपर क्रुकमैन की स्पिरिट आ जाती है और वो उनके नेबर्स के बच्चों को मारने की कोशिश करती है। हालांकि पेगी के नेबर्स अपने बच्चों को बचा लेते हैं, पर इसी दौरान जेनेट बेहोश हो जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है वॉरेंस के घर में, जहां फादर वॉरेंस को जेनेट की टेप सुना रहे थे, जिसे सुनकर वॉरेंस भी यकीन नहीं कर पाते कि ये आवाज़ एक 11 साल की बच्ची की है। अब फादर वॉरेंस को लंदन जाकर एनफील्ड हाउस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहते हैं, पर लोरेन कहती है कि वो इस बारे में सोचकर बताएगी। फादर के जाने के बाद लोरेन एड को अपने विजन और एड के पेंटिंग में बने स्केच के कनेक्शन के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो नन महज एड का इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि वो सच में है और उसने लोरेन को एड की मौत का विजन दिखाया है, इसलिए वो इस केस को नहीं लेना चाहती। जिस पर एड लोरेन से कहता है कि इस वक्त लंदन में एक फैमिली और एक मासूम 11 साल की बच्ची को उनकी मदद की ज़रूरत है और अगर होनी को यही मंजूर है तो हम उससे लड़ेंगे और हो सकता है कि सिर्फ लोरेन ही उसकी जान बचा सकती है। इसीलिए लोरेन को ये विज़न दिखाई दिया। अब लोरेन एड के समझाने पर मान जाती है और दूसरे दिन वॉरेंस लंदन पहुंच जाते हैं, जहां पेगी वॉरेंस को जेनेट का रूम दिखाती है। अब हम देख पाते हैं कि जेनेट का रूम हॉली क्रॉस से भरा हुआ था, जो पेगी के नेबर्स ने उसे दिए थे। एड पेगी से पूछता है कि क्या उसे क्रॉस लगाने से कोई फ़ायदा मिला, जिस पर पेगी कहती है कि नहीं, बल्कि कुछ दिनों से तो पैरानॉर्मल घटनाएं और भी बढ़ गई हैं। अब एड उस रूम को लॉक करके लिविंग रूम में रखे सोफे के बारे में पेगी से पूछता है। इसी बीच लॉन में झूला झूल रही जेनेट को लोरेन बड़े ही प्यार से अप्रोच करती है। पहले तो जेनेट लोरेन से बात नहीं करती, पर लोरेन के लविंग नेचर को देखते हुए जेनेट लोरेन को बताती है कि वो ढंग से सो नहीं पाती। पहले वो स्कूल में सो जाया करती थी, पर अब तो वो स्कूल भी नहीं जा सकती क्योंकि सारे लोग उससे डरते हैं।
अबेड और लोरेन जेनेट को उसी सोफे पर बिठाकर उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं, जिसे सबूत के तौर पर चर्च को दिखाया जा सके। इस इंटरव्यू के दौरान दूसरे शो का कंसल्टेंट मॉरिस भी वहाँ वॉरेंस के साथ मौजूद था। अब जेनेट उन सबसे कहती है कि बिल उनसे तब तक बात नहीं करेगा जब तक वो लोग जेनेट के आंखों में घूरते रहेंगे। अब सभी लोग जेनेट की तरफ पीठ कर बैठ जाते हैं। अबेड बिल की स्पिरिट से संपर्क करने की कोशिश करता है। इस बार बिल एड के सवालों का जवाब देता है। बिल बताता है कि ये घर उसका है और वो यहाँ अपनी फैमिली से मिलने के लिए आया था, पर वो उसे इस घर में नहीं मिले, इसीलिए वो हॉस्टन फैमिली से बदला ले रहा है। अब एड जेनेट के अंदर समाई बिल की स्पिरिट को क्रॉस दिखाता है, जिससे बिल की स्पिरिट तड़पने लगती है और कहती है छोड़ दो मुझे, जाने दो। और ये कहते हुए बिल की आवाज़ से लगता है कि वो काफ़ी तकलीफ़ में है। अब बिल जेनेट की बॉडी छोड़ देता है और जेनेट नॉर्मल हो जाती है और वो अपने मुंह में भरे हुए पानी को वापस ग्लास में पलट देती है, जो वॉरेंस के कहने पर उसने अपने मुंह में रोक रखा था ताकि वो इंटरव्यू के दौरान कोई चीटिंग न कर सके। अब रात हो जाती है और वॉरेंस डिसाइड करते हैं कि वो आज रात इनफील्ड हाउस में ही रुकेंगे। अब लोरेन अपना बेड लगाते वक्त एड से कहती है कि आज इंटरव्यू के दौरान उसे रूम में किसी सुपरनेचुरल एंटिटी के होने का एहसास नहीं हुआ, जो कि खुद में ही एक अजीब सी बात थी क्योंकि लोरेन खुद एक साइकिक है। अब उसी रात जेनेट की आंख खुलती है तो वो खुद को लिविंग रूम की सीलिंग में उल्टा चिपका हुआ पाती है और सोफे पर बैठी हुई बिल की स्पिरिट उसे घूर रही थी। अब देखते ही देखते बिल की स्पिरिट वहां से गायब हो जाती है। तभी अचानक बिल की स्पिरिट जेनेट को सीलिंग के इस पार से उस पार उसी के रूम में खींच लेती है, जो क्रॉस से भरा हुआ था। इसी दौरान कमरे में लगे सारे ग्लास उल्टे होने लगते हैं। अब बिल की स्पिरिट जेनेट पर हमला कर देती है। जेनेट खुद को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है और डोर खोलने की कोशिश करती है, पर डोर तो बाहर से लॉक था, इसलिए डोर नहीं खुलता। अब जेनेट की चीख सुनकर पेगी वहां आ जाती है और रूम खोलने की कोशिश करती है, पर रूम तो एक जंजीर से लॉक था, इसलिए वो नहीं खुलता। अब पेगी डोर की दराज से अंदर देखने की कोशिश करती है तो उसे अंदर बिल की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसने जेनेट को पकड़ा हुआ था। अब पेगी डोर की कीज लेने के लिए दूसरे कमरे की ओर भागती है। इसी बीच जेनेट की आवाज़ सुनकर वॉरेंस वहां जाते हैं और रेड डोर को तोड़कर जेनेट को बाहर निकाल लेता है। इसी बीच लोरेन की नज़र कमरे की दीवारों पर टंगे क्रॉसेस पर पड़ती है, जो एक एक करके अब सीधे हो रहे थे। अब वॉरेंस को तो जेनेट की बातों पर यकीन था, पर चर्च के लिए उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए वो पूरे घर में कैमरा, थर्मल सेंसर और बाकी के दूसरे स्पिरिट डिटेक्टर्स इंस्टॉल करते हैं, जिससे वो कोई ठोस सबूत इकट्ठा कर सकें। इसी बीच एड पेगी की खराब वॉशिंग मशीन को सही करने के लिए बेसमेंट में जाता है, जहां एड को वेस्टेज वाटर के बीच लीकेज दिखाई देता है। अब एड पानी में उतरकर पाइप लीकेज को ठीक करने लग जाता है, हालांकि पेगी बार बार एड को पानी में उतरने से मना कर रही थी। इसी बीच पेगी देखती है कि बेसमेंट में कोई साया धीरे धीरे एड की तरफ बढ़ रहा था। वो एड को तुरंत उसके बारे में बताती है। अब एड जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसे वहाँ पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी अचानक वहाँ पानी के पास खड़ी पेगी पर बिल की स्पिरिट अटैक कर देती है और उसके हाथ पर बाइट कर लेती है। दूसरी तरफ जेनेट को किचन में स्पिरिट दिखाई देती है, जिससे जेनेट डर जाती है। अपनी बहन को डरा देखकर बिली एक नाइफ लेकर किचन की तरफ बढ़ने लगता है। जेनेट और मार्गरेट बिली को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करने के लिए किचन के अंदर चला जाता है। अब जेनेट भी बिली को बचाने के लिए किचन में आ जाती है और किचन में आते ही जेनेट पोजेस्ड हो जाती है और किचन का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती है और स्टील से बने स्पून को टेढ़ा कर देती है। इसी बीच शोर को सुनकर वॉरेंस और बाकी के लोग भी वहां आ जाते हैं, पर जेनेट उन्हें किचन में कहीं दिखाई नहीं देती। अब एड यूवी लाइट टॉर्च की मदद से जेनेट के फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए घर के इलेक्ट्रिक चेंबर के पास पहुंचता है, जिसके अंदर जेनेट अजीब ढंग में फंसी हुई थी और पोजेस्ड हालत में थी। अब एड क्रॉस की मदद से जेनेट को नॉर्मल करके चेंबर से बाहर निकालता है, क्योंकि चेंबर में सर्किट पूरा होने की वजह से पल भर में जेनेट की जान जा सकती थी। अब वॉरेंस और कंसल्टेंट मॉरिस कुछ बातें कर रहे थे, तभी साइकोलॉजिस्ट अनीता एड के पास आती हैं और कहती हैं कि वो साबित कर सकती हैं कि जेनेट सब नाटक कर रही है। अनीता की बातों को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब अनीता उन सबको किचन में इंस्टॉल कैमरा फुटेज दिखाती है, जिसमें वो सभी देखते हैं कि जेनेट किचन में जानबूझकर सारा सामान इधर उधर फेंक रही है, जिससे प्रूव हो जाता है कि यह सब नाटक है। अनीता यहाँ तक कहती है कि पेगी अपने बच्चों का इस्तेमाल फेमस होने के लिए कर रही है, जिस पर पेगी को गुस्सा आ जाता है और वो उन सबको घर से बाहर निकल जाने के लिए कहती है। अब जब वॉरेंस वहाँ से जा रहे थे तो पेगी का नेबर विक उनसे कहता है कि क्या उन दोनों को भी ऐसा लगता है कि जेनेट नाटक कर रही है,
क्योंकि उसे तो ऐसा नहीं लगता, जिस पर वॉरेंस कहते हैं कि वो यकीन करना चाहते हैं, पर फुटेज में साफ दिख रहा है कि जेनेट नाटक कर रही है और वो उस फुटेज को अनदेखा नहीं कर सकते। अब विक उन दोनों को साथ लेकर स्टेशन तक छोड़ने के लिए निकल जाता है। इधर एनफील्ड हाउस में मार्गरेट और जॉनी जेनेट से पूछते हैं कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, जिस पर जेनेट कहती है कि उस स्पिरिट ने उससे ये सब करवाया है। अगर वो कैमरे पर ऐसा नहीं दिखाती कि ये सब नाटक है तो वो स्पिरिट बिली को मार देती और वो अपने भाई को खोना नहीं चाहती थी। अब ट्रेन में लॉरेन एड से कहते हैं कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है कि जेनेट ने नाटक सिर्फ किचन में ही किया, जबकि वो जानती थी कि किचन में हमने बहुत सारे कैमरे लगाए हुए हैं। अगर वो नाटक ही कर रहे थे तो ये वो दूसरे कमरों में भी कर सकते थे। अब एड जेनेट की रिकॉर्डिंग सुनता है जब वो दो आवाज़ों में बातें किया करती थी। अब एड को बिल की आवाज़ में एक सीक्रेट मैसेज सुनाई देता है। एड तुरंत ही उस शो के इंटरव्यू को भी दूसरे टेप रिकॉर्डर में प्ले करता है जिसमें मॉरिस जेनेट का इंटरव्यू ले रहा था। अब दोनों रिकॉर्डिंग्स को एक साथ सुनने में उन्हें बिल के स्पिरिट द्वारा दिया गया हिडन मैसेज समझ में आता है, जो ये था कि बचाओ मुझे, वो मुझे जाने नहीं देती। अब लोरेन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि तुरंत ही उसे विजन में बिल की स्पिरिट उस पुराने सोफे पर बैठी दिखाई देती है, जो लोरेन को बताता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है पर नहीं जा सकता। वो आत्मा उस फैमिली को नहीं छोड़ेगी। अब लोरेन उससे उस स्पिरिट से निपटने का रास्ता पूछती है, जिस पर बिल एक पहेली में जवाब देता है कि मुझे दिया गया और मुझे लिया गया। तुम्हारे पैदा होने पर मैं तुम्हारे साथ था, तुमने मुझे मांगा नहीं था, लेकिन मरते दम तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब लोरेन बिल से आगे कुछ पूछती, उससे पहले ही वो डेमन नन बिल को अपने साथ ले जाती है और लोरेन अपने विजन से बाहर आ जाती है। अब विजन से बाहर आकर लोरेन एड को सारी सच्चाई बताती है कि घर में मौजूद बिली और क्रुक्ड मैन की स्पिरिट तो बस एक मोहरा है, असली एंटिटी वो डेमन नन है। अब वो दोनों विक के साथ वापस एनफील्ड लौटने लगते हैं। इधर जेनेट इनफील्ड हाउस में पूरी तरीके से पोजेस्ड हो चुकी थी और होली क्रॉसेस से भरे रूम में हवा में झूल रही थी, जिससे घबराकर पेगी अपने सारे बच्चों को इनफील्ड हाउस से बाहर ले आती है। अब वो जेनेट को भी लाने वापस घर में जाने लगते हैं कि तभी घर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसी बीच वॉरेंस और विक वहां आ जाते हैं और डोर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर डोर नहीं टूटता। अब एड विंडो का शीशा तोड़कर अंदर जाने लगता है। तभी लिविंग रूम में रखा सोफा उड़कर उस खिड़की को भी ब्लॉक कर देता है। अचानक एड को बेसमेंट की याद आती है और वो बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। लोरेन एड के पीछे पीछे भागती है। अब एड तो दरवाजे से बेसमेंट के अंदर दाखिल हो जाता है, पर जैसे ही लोरेन बेसमेंट में जाने लगती है दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। लोरेन बाहर से ही एड से कहती है कि वो अकेले जेनेट के पास न जाए क्योंकि वो डेमन नन बहुत पावरफुल है और वो अकेले उसे हरा नहीं पाएगा। पर एड लोरेन की कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि अगर होने को यही मंजूर है तो यही सही, पर वो शैतान को जेनेट को नहीं ले जाने देगा। अब बाहर खड़ी लोरेन रोने लगती है। तभी विक वहां जाता है और बेसमेंट का डोर तोड़ने लगता है। विक धीरे धीरे दरवाजे का एक हिस्सा तोड़ने में सफल हो जाता है। इधर एड बेसमेंट की सीलिंग तोड़कर ऊपर आने की कोशिश करता है। इसी बीच दोस्तों हम देख पाते हैं कि उसी जगह पर मौजूद हॉट पाइपलाइन का वाल्व अपने आप खुल रहा था और एन टाइम पर वो वाल्व फट जाता है, जिससे गर्म पानी की धार एड की आंखों को जला देती है, जिससे एड को सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। अब एड को आसपास एक म्यूजिक सुनाई देता है जिसके सहारे वो आगे बढ़ता है। इसी बीच हम दीवार पर किसी डेमन के हाथ को देख पाते हैं। तभी एड का पीछा क्रुक्ड मैन की स्पिरिट करती है और एड लिविंग रूम में आ जाता है, जहां पर रखे टीवी से वो म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। तभी पीछे से एड को डेमन नन की धुंधली झलक दिखाई देती है। अब एड अपने गले से क्रॉस को निकालकर डेमन नन के सामने कर देता है और उसे जेनेट को छोड़ने के लिए कहता है। दूसरी तरफ विक आधा दरवाजा तोड़ चुका था। अब अचानक लोरेन को बिल की पहेली याद आती है जिसका आंसर था नाम। अब वो सोचने लगती है कि डेमन नन का नाम कैसे पता करे। दोस्तों एग्जॉर्सिज्म को तब तक कंप्लीट नहीं किया जा सकता जब तक स्पिरिट की आइडेंटिटी का आपको पता न हो। अब लोरेन को याद आता है कि जब वो अपनी बेटी जूडी के साथ बाइबल पढ़ रही थी तो उस दौरान विजन में डेमन नन को फेस करते समय उसने उससे उसका नाम पूछा था और डेमन नन ने उसे अपना नाम बताया भी था, जिसे लोरेन ने अपनी बाइबल में लिखा था। अब लोरेन जल्दी से गाड़ी में रखी हुई अपनी बाइबल लेने के लिए बाहर आती है। तभी आसमान से गिरी एक बिजली एनफील्ड हाउस के बाहर खड़े पेड़ पर आकर गिरती है और पेड़ बीच में से आधा आधा हो जाता है। अब दोस्तों लोरेन को विजन में दिखा वो पेड़ का आधा हिस्सा याद आता है जो एड के आर पार हो जाता है, क्योंकि पेड़ के ठीक ऊपर जेनेट का रूम था जिसमें एड जेनेट को बचाने की कोशिश कर रहा था। अब लोरेन जल्दी से बेसमेंट के रास्ते उस घर में पहुंच जाती है। इधर एड पर क्रुक्ड मैन की स्पिरिट हमला करके उसे जेनेट के रूम में पहुंचा देती है, जहां जेनेट विंडो के ऊपर खड़ी थी। अब जेनेट जोर से चीखती है जिससे खिड़की में लगे ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े उसके चेहरे पर धंस जाते हैं।
अब जेनेट उस पेड़ पर कूदने वाली थी जो बिजली के गिरने से नुकीला हो गया था। जेनेट कूदती है पर एड उसे एक हाथ से पकड़ लेता है। अब एड भी खिड़की के बाहर आधा लटक जाता है और एंड टाइम पर वो कर्टेन का एक हिस्सा पकड़ लेता है और खुद को गिरने से बचाता है, पर एक एक करके कर्टेन के हुक्स भी धीरे धीरे टूटने लगते हैं। तभी लोरेन भी वहां जाती है और वो देखती है कि वो डीमन नन खिड़की के पीछे खड़े होकर जेनेट को नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी। लोरेन अब एड को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है पर डीमन नन उसे अपनी पावर से हवा में उड़ा देती है। अब लोरेन डीमन नन को उसके नाम के साथ, जो कि वलाक था, हेल में जाने के लिए कमांड करती है। अब वलाक धो धो कर जल उठती है और जलकर खत्म हो जाती है और लोरेन एड को नीचे गिरने से बचा लेती है, जिससे जेनेट की जान भी बच जाती है। अब सुबह हो जाती है और जेनेट पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। अब एड जेनेट को अपना क्रॉस देता है और कहता है कि यह हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेगा। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।